प्रिय विद्यार्थियों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 9 विषय हिंदी। पाठ है दो बैलों की कथा। इसके लेखक है प्रेमचंद जी। इस पाठ के आज हम प्रश्नोत्तरों को हल करेंगे। इसके पिछले वीडियो में हमने लेखक परिचय और दो बैलों की कथा कहानी को पढ़ लिया था। यदि आपने हमारे वो वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर के उन वीडियो को देख सकते हैं। आज के इस वीडियो में दो बैलों की कथा कहानी के प्रश्नोत्तरों को हल करेंगे। पहला प्रश्न है, कांजी हाउस में कैद पशुओं की हाजिरी क्यों ली जाती होगी? इसका उत्तर लिखेंगे। कांजी हाउस एक प्रकार से पशुओं की जेल थी। उसमें ऐसे आवारा पशु कैद होते थे जो दूसरों के खेतों में घुसकर फसल नष्ट करते थे। अतः कांजी हाउस के मालिक का यह दायित्व होता था कि वह उन्हें जेल में सुरक्षित रखे तथा भागने न दे। इस कारण हर रोज उनकी हाजिरी लेनी पड़ती होगी। अगला प्रश्न है, छोटी बच्ची को बैलों के प्रति प्रेम क्यों उमड़ आया? इसका उत्तर लिखेंगे। छोटी बच्ची की मां मर चुकी थी। सौतेली मां उसे मारती रहती थी। इधर बैलों की भी यही स्थिति थी। गया उन्हें दिन भर खेतों में जोतता, मारता पीटता और शाम को सूखा भूसा डाल देता। छोटी बच्ची महसूस कर रही थी कि उसकी स्थिति और बैलों की स्थिति एक जैसी है। उनके साथ अन्याय होता देख उसे बैलों के प्रति प्रेम उमड़ आया। अगला प्रश्न है, कहानी में बैलों के माध्यम से कौन कौन से नीति विषयक मूल्य उभर कर आए हैं? इसके उत्तर में लिखेंगे। इस कहानी के माध्यम से निम्नलिखित नीति विषयक मूल्य उभर कर सामने आए हैं, जो हैं: सरल, सीधा और अत्यधिक सहनशील होना पाप है। बहुत सीधे इंसान को मूर्ख या गधा कहा जाता है। इसलिए मनुष्य को अपने अधिकारों के लिए संघर्ष करना चाहिए। दूसरी बात है, आज़ादी बहुत बड़ा मूल्य है। इसे पाने के लिए मनुष्य को बड़े से बड़ा कष्ट उठाने को तैयार रहना चाहिए। अगली बात है, समाज के सुखी संपन्न लोगों को भी आज़ादी की लड़ाई में योगदान देना चाहिए। चौथी बात है, मनुष्य को नारी जाति का सम्मान करने वाला, धर्म की मर्यादा तथा सच्ची आत्मीयता रखने वाला होना चाहिए। अगला प्रश्न है, प्रस्तुत कहानी में प्रेमचंद ने गधे की किन स्वभावगत विशेषताओं के आधार पर उसके प्रति रूढ़ अर्थ मूर्ख का प्रयोग न कर किस नए अर्थ की ओर संकेत किया है? इसके उत्तर में हम लिखेंगे, गधा सबसे बुद्धिहीन प्राणी माना जाता है। यदि किसी को मूर्ख कहना चाहते हैं तो हम उसे गधा कह देते हैं। गधा मूर्ख के अर्थ में रूढ़ हो गया है, परंतु लेखक ने इसे सही नहीं माना, क्योंकि गधा अपने सीधेपन और सहनशीलता से किसी को हानि नहीं पहुंचाता। गाय, कुत्ता और बैल जैसे जानवर कभी कभी क्रोध कर देते हैं, पर गधा ऐसा नहीं करता। गुणों के विषय में वह ऋषि मुनियों से कम नहीं है। इस प्रकार लेखक ने गधे के सहिष्णु, निरापद, सद्गुणी एवं संतोषी स्वभाव वाले अर्थ की ओर संकेत किया है। अगला प्रश्न है, किन घटनाओं से पता चलता है कि हीरा और मोती में गहरी दोस्ती थी? इसके उत्तर में लिखेंगे, इस कहानी में अनेक घटनाएं ऐसी हैं जिनसे पता चलता है कि हीरा और मोती में गहरी दोस्ती थी। जैसे पहली घटना है, दोनों एक साथ गाड़ी में जोते जाते थे तो यह कोशिश करते थे कि गाड़ी का अधिक भार दूसरे साथी के कंधे पर न आकर उसके अपने कंधे पर आए। अगली घटना है, गया ने हीरा के नाक पर डंडा मारा तो मोती से सहाने गया। वह हल, रस्सी, जुआ, जोत सब लेकर भाग पड़ा। उससे हीरा का कष्ट देखा नहीं गया। अगली घटना है, जब मटर के खेत में मटर खाकर दोनों मस्त हो रहे थे तो वे सींग मिलाकर एक दूसरे को ठेलने लगे। अचानक मोती को लगा कि हीरा क्रोध में आ गया है तो वह पीछे हट गया। उसने दोस्ती को दुश्मनी में बदलने से रोक लिया। अगली घटना है, जब उनके सामने विशालकाय सांड आ खड़ा हुआ तो उन्होंने योजना पूर्वक एक दूसरे का साथ देते हुए उसका मुकाबला किया। सांड एक चोट करता तो दूसरा उसकी देह में अपने नुकीले सींग चुभो देता। आखिरकार सांड बेदम होकर गिर पड़ा। मोती मटर के खेत में मटर खाते खाते पकड़ा गया।
हीरा उसे अकेला विपत्ति में देखकर वापस आ गया, वह भी मोती के साथ पकड़ा गया। अगली घटना है, कांजी हाउस में हीरा ने दीवार तोड़ डाली, उसे रस्सियों से बांध दिया गया। इस पर मोती ने उसका साथ दिया। पहले तो उसने बाड़े की दीवार तोड़कर हीरा का अधूरा काम पूरा किया, फिर उसका साथ देने के लिए उसी के साथ बंध गया। इस प्रकार अनेक घटनाओं के माध्यम से हमें पता चलता है कि हीरा और मोती में गहरी दोस्ती थी। अगला प्रश्न है, लेकिन औरत जात पर सींग चलाना मना है, यह भूल जाते हो। हीरा के इस कथन के माध्यम से स्त्री के प्रति प्रेमचंद के दृष्टिकोण को स्पष्ट कीजिए। लेकिन औरत जात पर सींग चलाना मना है, हीरा के इस कथन के माध्यम से पता चलता है कि प्रेमचंद नारी जाति का अत्यधिक सम्मान करते हैं। नारी विभिन्न रिश्ते बनाकर समाज में अपनी भूमिका का निर्वहन करती है। वह त्याग, दया, ममता, सहनशीलता का जीता जागता उदाहरण है। विपरीत परिस्थितियों में यदि नारी में क्रोध जैसा भाव आ भी जाते हैं तो इससे उसकी गरिमा कम नहीं हो जाती और न उसके सम्मान में कमी आ जाती है। लेखक महिलाओं के प्रति अत्यधिक सम्मान रखता है। उसने यह भी कहना चाहा कि जब पशु भी नारी जाति का सम्मान करते हैं तो मनुष्य को नारी जाति का सम्मान हर स्थिति में करना चाहिए। अगला प्रश्न है, किसान जीवन वाले समाज में पशु और मनुष्य के आपसी संबंधों को कहानी में किस प्रकार व्यक्त किया गया है। किसान जीवन में पशुओं और मनुष्यों के आपसी संबंध बहुत गहरे तथा आत्मीय होते हैं रहे हैं। किसान पशुओं को घर के सदस्य की भांति प्रेम करते रहे हैं और पशु अपने स्वामी के लिए जी जान देने को तैयार रहे हैं। झूरी हीरा और मोती को बच्चों की तरह स्नेह करता था, तभी तो उसने उनके सुंदर सुंदर नाम रखे हीरा और मोती। वह उन्हें अपनी आंखों से दूर नहीं करना चाहता था। जब हीरा मोती उसकी ससुराल से लौटकर वापस उसके थान पर आ खड़े हुए तो उसका हृदय आनंद से भर गया। गांव भर के बच्चों ने भी बैलों के स्वामी भक्ति देखकर उनका अभिनंदन किया। इससे पता चलता है कि किसान अपने पशुओं से मानवीय व्यवहार करते हैं। अगला प्रश्न है, इतना तो हो ही गया कि 9-10 प्राणियों की जान बच गई, वे सब तो आशीर्वाद देंगे। मोती के इस कथन के आलोक में उसकी विशेषताएं बताइए। इतना तो हो ही गया कि 9-10 प्राणियों की जान बच गई, वे सब आशीर्वाद देंगे। मोती के इस कथन से पता चलता है कि वह परोपकारी स्वभाव वाला प्राणी है। परोपकार की ऐसी भावना वह मन में नहीं रखता बल्कि इसे व्यावहारिक रूप में दर्शाता भी है। वह बाड़े की कच्ची दीवार को तोड़कर 9-10 प्राणियों को भगाता है ताकि उनकी जान बच जाए। मोती सच्चा मित्र भी है। वह कांजी हाउस में हीरा को अकेला छोड़कर नहीं जाता। वह आशावादी भी है। उसे विश्वास है कि ईश्वर उसकी जान अवश्य बचाएंगे। अगला प्रश्न है, आशय स्पष्ट कीजिए। अवश्य ही उनमें कोई ऐसी गुप्त शक्ति थी जिससे जीवों में श्रेष्ठता का दावा करने वाला मनुष्य वंचित है। इसका आशय है, हीरा और मोती बिना कोई वचन कहे एक दूसरे के मन की बात समझ जाते थे। प्राय वे एक दूसरे से स्नेह की बातें सोचते थे। यद्यपि मनुष्य स्वयं को सब प्राणियों में श्रेष्ठ मानता है, किंतु उसमें यह शक्ति नहीं है। अगला कथन है, उस एक रोटी से उनकी भूख तो क्या शांत होती, पर दोनों के हृदय को मानो भोजन मिल गया। इसका ऐसे है, हीरा और मोती गया के घर बंधे हुए थे। गया ने उनके साथ अपमानपूर्ण व्यवहार किया था, इसलिए वे क्षुब्ध थे। परंतु तभी एक नन्ही लड़की ने आकर उन्हें एक रोटी ला दी। उस रोटी से उनका पेट तो नहीं भर सकता था, परंतु उसे खाकर उनका हृदय जरूर तृप्त हो गया। उन्होंने बालिका के प्रेम का अनुभव कर लिया और वे प्रसन्न हो उठे। अगला प्रश्न है, गया ने हीरा मोती को दोनों बार सूखा भूसा खाने के लिए दिया, क्योंकि यहाँ पे 4 विकल्प दिए गए, हमें सही विकल्प को चयन करना है। पहला विकल्प है, गया पराये बैलों पर अधिक खर्च नहीं करना चाहता था। गरीबी के कारण खली आदि खरीदना उसके बस की बात नहीं थी। वह हीरा मोती के व्यवहार से बहुत दुखी था। उसे खल आदि सामग्री की जानकारी नहीं थी। सही उत्तर के आगे सही का निशान लगाइए। ये निशान होना चाहिए, गलत पे हो गया है, तो इसमें सही उत्तर होगा गए। वह हीरा मोती के व्यवहार से बहुत दुखी था। आगे रचना और अभिव्यक्ति से संबंधित कुछ प्रश्न हैं। हीरा और मोती ने शोषण के खिलाफ आवाज उठाई, लेकिन उसके लिए प्रताड़ना भी सही।
हीरा मोती की इस प्रतिक्रिया पर तर्क सहित अपने विचार प्रकट करें। हीरा और मोती शोषण के विरुद्ध हैं। वे हर शोषण के विरुद्ध आवाज उठाते रहे हैं। उन्होंने झूरी के साले गया का विरोध किया तो सूखी रोटियां खाई तथा डंडे खाए। फिर कांजी हाउस में अन्याय का विरोध किया तो बंधन में पड़े। उन्हें भूखा भी रहना पड़ा। इस प्रकार हीरा और मोती का यह कदम बिल्कुल ठीक था। यदि वे कोई प्रतिक्रिया न करते तो उनका खूब शोषण होता। उन्हें गिड़गिड़ाकर मन मारकर अपने मालिक की गुलामी करनी पड़ती। वे अपने दर्द को व्यक्त भी नहीं कर पाते, परंतु अपना विद्रोह प्रकट कर उन्होंने मालिक को सावधान कर दिया कि उनका अधिक शोषण नहीं किया जा सकता। मार खाने के बदले उन्होंने मालिक के मन में भय तो उत्पन्न कर ही दिया। अगला प्रश्न है, क्या आपको लगता है कि यह कहानी आज़ादी की लड़ाई की ओर भी संकेत करती है? तो हाँ, ऐसा लगता है। क्यों? क्योंकि हीरा मोती ने अपनी स्वतंत्रता से मुक्ति पाने के लिए जिस तरह से नाना प्रकार की कठिनाइयां सही और मृत्यु के करीब जाकर भी बच निकले, वे अंततः अपने घर वापस आ ही गए। इससे यही संकेत मिलता है। हीरा मोती गया के घर पहली बार रस्सी तुड़ाकर आ जाते हैं। वे दोबारा गया के घर जाते हैं तो उन्हें अपमानित और प्रताड़ित होना पड़ता है और भूखा भी रहना पड़ता है। वहां से भागने पर उन्हें सांड रूपी मुसीबत का सामना करना पड़ता है। अंत में कांजी हाउस में बंद होना तथा कसाई के हाथों बिकना तथा इसके उपरांत भी बचकर झूरी के पास आ जाना आदि लड़ाई की ओर संकेत करती हैं। आगे भाषा के अध्ययन संबंधी कुछ प्रश्न हैं। जैसे एक दो वाक्य हैं यहाँ पे, बस इतना ही काफ़ी है, फिर मैं भी जोर लगाता हूँ। यहाँ पे ही और इधर है भी। इन दो शब्दों के आधार पर नीचे कुछ प्रश्न बनाने हैं। जैसे ही भी वाक्य में किसी बात पर जोर देने का काम करते हैं। ऐसे शब्दों को निपात कहते हैं। कहानी में से 5 ऐसे वाक्य छांटिए जिनमें निपात का प्रयोग हुआ हो। तो यहाँ कई वाक्य हैं जैसे हमने लिखे हैं, दोनों साथ उठते, साथ नांद में मुंह डालते और साथ ही बैठते। एक ही विजय ने उसे संसार की सभी जातियों में गण्य बना दिया। ज्यादा से ज्यादा मेरी ही गर्दन पर रहे, यही उनका आधार था। आगे हैं, आएगा तो दूर ही से खबर लूंगा, कभी कभी उसे भी क्रोध आ जाता है, उसके चेहरे पर असंतोष की छाया भी न दिखाई देती। गधे का एक छोटा भाई और भी है, एक ने भी उसमें मुंह ने डाला, एक मुंह हटाता तो दूसरा भी हटा लेता, कभी कभी अड़ियल बैल भी देखने में आता है। अगला प्रश्न है, रचना के आधार पर वाक्य भेद बताइए तथा उपवाक्य छांटकर उसके भी भेद लिखिए। जैसे पहला वाक्य है, दीवार का गिरना था कि अधमरे से पड़े हुए सभी जानवर चेत उठे। यह मिश्र वाक्य है और इसमें उपवाक्य है, अधमरे से पड़े हुए सभी जानवर चेत उठे। और यह उपवाक्य है, ये इसका भेद है, संज्ञा उपवाक्य है। अगला वाक्य है, सहसा एक दड़ियल आदमी जिसकी आंखें लाल थी और मुद्रा अत्यंत कठोर आया। यह भी मिश्र वाक्य है। इसका उपवाक्य है, जिसकी आंखें लाल थी और मुद्रा अत्यंत कठोर। इसका भेद है विशेषण उपवाक्य है, ये वाला उपवाक्य, इसका भेद है विशेषण उपवाक्य। अगला वाक्य है, हीरा ने कहा गया के घर से नाहक भागे। यह भी मिश्र वाक्य है और इसमें उपवाक्य है, गया के घर से नाहक भागे। और इस उपवाक्य का भेद है संज्ञा उपवाक्य। अगला वाक्य है, मैं बेचूंगा तो बिकेंगे। ये भी मिश्र वाक्य है, उपवाक्य है तो बिकेंगे और इसका भेद है क्रिया विशेषण उपवाक्य। अगला वाक्य है, अगर वह मुझे पकड़ता तो मैं बेमारे नहीं छोड़ता। यह भी मिश्र वाक्य है, इसका उपवाक्य है तो मैं बेमारे नहीं छोड़ता और इसका भी भेद है क्रिया विशेषण उपवाक्य। अगला प्रश्न है, कहानी में जगह जगह मुहावरों का प्रयोग हुआ है, कोई 5 मुहावरे छांटिए और उनका वाक्यों में प्रयोग कीजिए। इसका उत्तर लिखेंगे, इस कहानी में अनेक मुहावरों का प्रयोग हुआ है। जैसे, तो प्रिय बच्चों, हमने आपके लिए 2 बैलों की कथा कहानी में आए हुए लगभग सभी मुहावरों को इस में ले लिया है
मुख्य मुख्य मुहावरे और उनका अर्थ हमने सामने दिया है। जैसे ईंट का जवाब पत्थर से देने का अर्थ है करारा जवाब देना। सींग मारने का अर्थ है परेशान करना। गम खाना का अर्थ है संतोष करना या धैर्य रखना। जी तोड़ काम करना का अर्थ है खूब परिश्रम करना। सिर झुकाना का अर्थ है विनम्रता दिखाना। दांतों पसीना आना का अर्थ है परेशानी आना। दिल भारी होना का अर्थ है दुखी होना। आँख न उठाना का अर्थ है शर्माना या लज्जित होना। पलट जाना का अर्थ है बदल जाना। टाल जाना का अर्थ है छोड़ देना। जान से हाथ धोना का अर्थ है मर जाना। जान जोखिम में डालना का अर्थ है मुसीबत मोल लेना। मन फीका होना का अर्थ है उदास होना। अकड़ निकल जाने का अर्थ है घमंड दूर होना। खलबली मचना का अर्थ है हलचल पैदा होना। माथा चूमने का अर्थ है प्रेम दर्शाना। काम आना का अर्थ है मर जाना। यहाँ कुछ मुहावरे हैं जिनका वाक्यों में प्रयोग है। पहला मुहावरा है मन फीका होना। इसका वाक्य में प्रयोग है भारत के क्रिकेट मैच हार जाने से भारतीयों का मन फीका हो गया। अगला मुहावरा है गम खाना। इसका वाक्य में प्रयोग है स्वाभिमानी लोग जितना मिलता है उसी में गम खा जाते हैं। अगला मुहावरा है माथा चूमना। इसका वाक्य में प्रयोग है झूरी अपने बैलों से इतना प्रेम करता था कि उनका माथा चूमने लग जाता। अगला मुहावरा है ईंट का जवाब पत्थर से देना। इसका वाक्य में प्रयोग है यह दुनिया उसी को सम्मान देती है जो ईंट का जवाब पत्थर से देना जानता है। अगला मुहावरा है दांतों पसीना आना। इसका वाक्य में प्रयोग है खेत में किसान को आवारा पशुओं को बाहर निकालने में दांतों पसीना आ गया। अगला प्रश्न है छात्र पुस्तक से महादेवी वर्मा द्वारा लिखित कहानियाँ जैसे नीलकंठ, गिल्लू, गौरा, सोना आदि कहानियाँ पढ़ें। ये कहानियाँ पशु पक्षियों से संबंधित हैं। तो इन कहानियों को पढ़ने के लिए छात्र अपने विद्यालय के पुस्तकालय में से महादेवी वर्मा द्वारा लिखित कहानियों की पुस्तकें पढ़ करके इन कहानियों को पढ़ सकते हैं।